दोस्तों, आज की कहानी है तिरस्कार। आज बैजंती जी के मोहल्ले में तीज का फंक्शन रखा गया था, जिसमें कि मोहल्ले की सभी औरतों को इकट्ठा होना था। मोहल्ले की सभी सास अपनी अपनी बहुओं के साथ वहां पहुंच चुकी थी। बैजंती जी की बहू वीरांगना और बेटी शिवांगी के साथ में वहां पहुंच गई थी। बैजंती जी को अपनी बड़ी बहू और बेटी के साथ देखते ही वह बैजंती जी की पड़ोसन शकुंतला जी बोली, अरे बैजंती, तेरी छोटी बहू कविता कहाँ है? पिछली तीज पर तो वह अपने मायके में थी और यहाँ इस बार उसकी पहली तीज है, तो कहाँ है? इस मोहल्ले की नई बहू बाकी सब पड़ोसी भी पूछने लगे थे, हाँ बैजंती, कहाँ है तेरी नई नवेली बहू? बैजंती जी ने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसका तो काम ही नहीं ना निपटता, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती है। इतने ढीलेपन से काम करती है कि मुझे तो देख देख कर गुस्सा आता रहता है। शकुंतला जी की छोटी बहू रोही बोली, अरे तो क्या हुआ, बड़ी भाभी भी तो थी ना, बड़ी भाभी साथ में मिलकर काम खत्म करवा लेती तो फिर सब साथ में आ जाते। अच्छा, मैं कविता को लेकर आती हूँ। वीरांगना शकुंतला जी से बोली, अरे रूही, कहाँ जा रही है? छोड़ो ना उसे, नहीं भी आएगी तो क्या फर्क पड़ता है, तुम बैठो यहाँ पर। तभी वहाँ एक पड़ोसन आई और बोली, हमें फर्क पड़ता है। कविता इस मोहल्ले की सबसे नई बहू है और वही यहाँ नहीं है। वीरांगना ने रूही की तरफ इशारा करके कहा, रूही, वह क्या है ना, तुम और हम तो एक अच्छे परिवार से आते हैं और वह एक बहुत ही छोटे और गरीब परिवार से है, तो उसे यहाँ सब फंक्शन अटेंड करने की आदत नहीं है और ना ही उसे पता है कि सज संवर कर कैसे जाना होता है। बस इसलिए वह यहाँ आने से कतरा रही है। रूही ने वीरांगना की तरफ देखा और बोली, तो भाभी आप किस लिए हैं? जेठानी तो देवरानी की सहेली होती है ना, तो आपको जाना चाहिए और कविता को बताना चाहिए कि किस तरीके से तैयार होकर आना है यहाँ पर। और मैं और छोटा बड़ा घर नहीं मानती हूँ, ना अमीर गरीब मानती हूँ। सोसाइटी में बैठने उठने का हक सभी को होता है। बैजंती जी ने शकुंतला जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बहू बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ी हुई है, शकुंतला इसको कंट्रोल कर। रूही ने बैजंती की तरफ देखकर कहा, मैं कोई रिमोट कंट्रोल नहीं कर रही हूँ जिसे मम्मी जी कंट्रोल करेंगी। तभी शकुंतला जी बोली, बैजंती तू अपनी बहू को देख, मुझे मेरी बहू को किस तरीके से रखना है वह मुझे अच्छे से आता है। तभी वहाँ रूही की जेठानी सौम्या आई और बोली, आंटी जी, रूही ने गलत ही क्या कहा है, सही तो कह रही है। वीरांगना ने सौम्या की तरफ देखा और बोली, अरे वाह देवरानी जेठानी, में ऐसा प्यार तो मैं पहली बार देख रही हूँ। रूही ने वीरांगना की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, जब मैं अपनी ससुराल में नई नई आई थी तब सौम्या दीदी ने ही मेरा साथ दिया था और तब से ही मैं समझ पाई कि देवरानी जेठानी का रिश्ता एक सहेली की तरह होता है, ना कि दुश्मनों की तरह। शकुंतला जी वहां पर आकर अपने दोनों बहुओं को गले लगाते हुए बोली, और यह मेरे घर की दो चहकती महकती चिड़िया हैं, जिनकी आवाज से मेरे घर में एक सरगम से गुजरती रहती है। बैजंती जी को शकुंतला जी की बातें पसंद नहीं आई और वह मुंह बनाकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। रूही अपनी जेठानी सौम्या से बोली, चलो दीदी, हम लोग कविता को लेकर आते हैं। लगता है आंटी जी को तो मन की ही नहीं है कविता को हम सबसे मिलवाने का। और हंसते हुए सौम्या ने कहा, चल रूही। और फिर दोनों बैजंती जी के घर कविता को लेने चली गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कविता बहुत सारे कपड़ों का ढेर लिए बैठी है और उन्हें प्रेस कर रही है। सौम्या ने पूछा, कविता यह क्या कर रही हो?
तुम बाहर फंक्शन में क्यों नहीं आई? कविता ने चौंक कर उन लोगों की तरफ देखा और अनजान सी बने हुए कहा, दीदी बहुत सारा काम है ना। तो मम्मी जी ने कहा, हमारे आने से पहले ही काम खत्म कर लेना। वैसे आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। रूही ने कहा, हम तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं और ये मेरी जेठानी सौम्या और मैं उनकी देवरानी रूही। कविता ने हंसकर कहा, यह तो जाहिर सी बात है ना, जब यह आपकी जेठानी है तो आप उनकी देवरानी हुई। इसमें मेंशन करने वाली कोई बात नहीं थी। रूही और सौम्या उसकी बात पर हंस दी और फिर रूही बोली, चलो कविता तुम बाहर चलो, हम दोनों तुम्हें लेने आए। बाहर जाने का नाम सुनते ही कविता घबरा गई और बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे घर के बहुत सारे काम निपटाना है। मम्मी और दीदी के आने से पहले सौम्या ने कहा, अरे कौन से काम निपटाना है तुम्हें, और वह दोनों काम नहीं कर सकती क्या, तुम्हारी ननद और जेठानी? कविता ने घबराते हुए कहा, नहीं वह करती हैं, लेकिन उन्हें बाहर फंक्शन में जाना था ना, मैंने मना कर दिया था जाने से, तो इसलिए मैंने ही कहा उनसे कि मैं सारा काम कर लूंगी, आप लोग एंजॉय करो। रूही ने हैरानी से कहा, कविता की तरफ देखते हुए कहा, यह बात हुई, बाकी सब बाहर एंजॉय करें और तुम घर में बैठकर काम करोगी, यह नहीं सही है, चलो हमारे साथ चलो। और फिर सौम्या और रूही जबरदस्ती कविता को लेकर तैयार करके बाहर लेकर चली गई। बैजंती जी कविता को देखते ही कुर्सी से खड़ी हो गई और बोली, अपनी सास का चेहरा देखते ही कविता भी सौम्या के पीछे छुप गई। उन दोनों ने कविता का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ लेकर प्रोग्राम में पहुंची। कविता को देखते ही सब मोहल्ले की औरतें बहुएं कविता को घेर कर खड़ी हो गई, क्योंकि आज तक कविता को सबने बस शादी में देखा था और शादी के बाद से आज तक नहीं देखा था। आज पहली बार कविता सबके सामने आई तो सबने कविता की खूब भलाई लिए और उसकी खूब तारीफ की। कविता सच में ही बेहद सुंदर थी। उसका गोरा रंग, पतला शरीर और कमर पर झूलते हुए उसके लंबे बालों की चोटी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। यह देखकर बैजंती जी और उनकी बड़ी बहू वीरांगना और बेटी शिवांगी अंदर ही अंदर जलने लगी। बैजंती जी ने देखा, बहुत देर हो गई, सब कविता को घेरे खड़े हैं, कोई उनसे उसके रूप रंग की तारीफ कर रहा है तो कोई उसकी पतले शरीर की तारीफ कर रहा है और कोई उसके बालों की। जब यह सब बैजंती जी ने बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह सबके बीच में आई और बोली, कविता का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब बस करो, मेरी बहू को नजर लगाओगे क्या, इसलिए मैं सबके सामने नहीं ला रही थी। कविता अपनी सास का प्यार सबके सामने ऐसे देखकर कविता की आंखें भर आई, क्योंकि पिछले 1 साल में कविता ने पहली बार अपनी सास के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुने थे और बैजंती जी उसका हाथ पकड़कर ले गई और अपने साथ कुर्सी पर बिठा लिया। थोड़ी देर में गेम शुरू हुआ। सबने खूब गेम खेले। कविता को 1 मिनट के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि यह बैजंती जी वही है जो घर के अंदर मुझे परेशान करती हैं। फिर जब डांस की बारी आई तो सबने कविता से कहा डांस करने के लिए, लेकिन कविता ने मना कर दिया और बैजंती जी ने भी मना किया, क्योंकि बैजंती जी जानती थी कि कविता बहुत अच्छा डांस करती है। वीरांगना ने आगे बढ़कर कहा, अरे इसे कहाँ डांस वांस आता है, मैं डांस करती हूँ। और फिर वीरांगना ने डांस किया तो सबने कविता से फिर से डांस करने के लिए जिद की। जब सबने ज़्यादा जिद की तो कविता ने डांस करने के लिए हाँ कर दी और जब कविता स्टेज पर चढ़कर डांस किया तो सबकी खूब तारीफें बटोरी। और फिर पूरा प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। घर जाते ही बैजंती जी की बड़ी बहू वीरांगना और छोटी बहू कविता के सामने खड़े होकर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? जब हमने मना किया था तो हमारे मना करने के बाद भी तू कैसे बाहर आई? फिर वीरांगना ने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, और ये कपड़े क्यों ऐसे पड़े, प्रेस क्यों नहीं हुए? शिवांगी रसोई में गई और उसने जाकर देखा कि सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं। शिवांगी चिल्लाकर बोली, अरे भाभी,
यहाँ आकर देखो, रसोई में बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। बैजंती जी कविता को धक्का देते हुए बोली, चल जा, जाकर अपने काम निपटा, अपनी औकात मत भूल, समझी। कविता ने बैजंती से कहा, मम्मी जी, आप बाहर सबके सामने तो मेरे से इतना प्यार से बात कर रही थी, फिर क्या हो गया? बैजंती ने कविता को आंख तरेरते हुए कहा, वह सब बाहर दिखाने के लिए था। मैं मोहल्ले वालों के सामने जाहिर नहीं होना देना चाहती थी कि तेरी औकात क्या है, और तेरी औकात यह है कि तू घर का काम करे, बस। और खबरदार, अगर आज के बाद किसी भी मोहल्ले वाले के सामने तू गई। सास की बातें सुनकर कविता को रोना आ गया और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर और घर के कामों में लग गई। शिवांगी ने अपने मम्मी के पास जाकर कहा, मम्मी, यह ये सौम्या और रूही है ना, इनसे जरा कविता को दूर ही रखना। शकुंतला आंटी ने दोनों बहुओं को सर चढ़ा रखा है, कहीं वह दोनों इसको बिगाड़ ना दे। बैजंती जी बोली, शकुंतला क्या जाने, उसे तो दोनों बहुएं ऊंचे घराने की मिल गई हैं, खूब पैसे वाली हैं, उन दोनों के मायके वाले, इसलिए उसे मेरा दुख नहीं पता चलेगा। शाम के 8 बज रहे थे और बैजंती जी के दोनों बेटे शेर बहादुर और राम बहादुर ऑफिस से घर वापस आ गए थे। राम बहादुर ने कविता की तरफ देखा तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। राम बहादुर ने पूछा, कविता क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? कविता ने राम बहादुर से नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, मेरी आंखें नहीं सूजी है, ऐसे ही लग रहा होगा। थोड़ी देर में कविता चहकते हुए बोली, अरे तुम्हें पता है ना राम, आज मोहल्ले में तीज का फंक्शन था ना, तो मैं उसमें गई थी, तो शायद मेकअप की वजह से आंखें भारी लग रही होंगी तुम्हें। राम बहादुर ने कविता की तरफ देखते हुए कहा, पक्का ना, यही बात है, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है ना? कविता ने कहा, हाँ पक्का यही बात है। और कविता फिर काम करने में लग गई। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आया तो बैजंती जी बोली, कविता, तुम रक्षाबंधन पर मायके जाओगी? कविता ने आश्चर्य भरी नजरों से पूछा, क्यों मम्मी जी, मैं रक्षाबंधन पर क्यों नहीं जाऊंगी? बैजंती जी ने कहा, क्या पता तू अपने पास से कुछ खरीद कर बोल दे, तेरे भाई ने दिया है, क्योंकि तेरा परिवार इतना गरीब है कि कुछ दे ही नहीं सकता। पिछली बार जो तूने साड़ी दिखाई थी कि तुझे साड़ी मिली है, मुझे नहीं लगता वह साड़ी तुझे मायके से मिली थी। मुझे लगता है वह राम बहादुर ने खरीदी होगी और तूने अपने भाई का नाम लेकर हमें दिखा दिया। सास की यह बातें सुनकर कविता को रोना आ गया था, लेकिन फिर भी कविता ने नम आंखों से कहा, नहीं मम्मी जी, वह साड़ी मेरी मम्मी ने खरीदी थी मेरे लिए। बैजंती जी चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बस। तभी राम बहादुर अपने कमरे से बोला, क्यों मम्मी, यह रक्षाबंधन पर क्यों नहीं जा सकती? अगर भाभी अपने मायके जा सकती हैं, बड़ी दीदी हमारे घर में आ सकती हैं, तो या फिर तो अपने मायके जा सकती है ना। बैजंती जी ने राम बहादुर की तरफ आ गई। जोरू का गुलाम अपने जोरू का पक्ष लेने लगा, अरे घर से सब चले जाएंगे तो मेरे पास कौन रहेगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अर्चना भी घर आएगी तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा? राम बहादुर ने गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, दीदी आएंगी तो घर में ही रहेंगी ना, और अभी आप इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हैं कि अपनी देखभाल नहीं कर सकती। और रही दीदी के खाने की बात, तो यह तो दीदी के लिए खाना बना कर जाएगी, लेकिन यह आपने मैके जरूर जाएगी। इसके भैया भाभी भी इसकी राह देख रहे होंगे। शिवांगी ने मुंह बनाते हुए कहा, फटीचर भैया भाभी क्या ही देंगे इसे, क्या करेगी जाकर मायके? शिवांगी की बात सुनकर राम बहादुर चिल्लाते हुए बोला, शर्म नहीं आती? आप लोगों को भाई भाभी कैसे भी हो अपने होते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और शिवांगी तू बता जरा, कल को मेरे पास कम पैसे हो, बड़े भैया के पास ज़्यादा हो, तो क्या तू मेरे पास नहीं आएगी? इसे पता है बड़े भैया के पास ही जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसे होंगे। अब शिवांगी चुप हो गई थी।
राम बहादुर ने कहा, नहीं, कोई जवाब और होगा भी नहीं। तुम लोगों के पास और यह मेरा अंतिम फैसला है कि कविता रक्षाबंधन पर अपने मायके जाएगी और कोई इसे नहीं रोक सकता। और मैं जरा अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। अगर मेरे पीछे कविता को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। राम बहादुर के जाते ही शिवांगी ने कविता का पल्ला पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही है? इधर आ, मेरी बात सुन। कविता ने कहा, मेरा पल्ला छोड़ो, मेरी साड़ी फट जाएगी, साड़ी खराब हो जाएगी। शिवांगी ने कहा, फट जाए तो फटने दो, मेरा भाई और दिला देगा। तेरे भाई की तरह मेरा भाई फटीचर नहीं है। तभी बैजयंती जी ने अपना माथा पीटते हुए बोली, मेरे ही कर्म फूटे थे जो अपने बेटे के कहने पर आ गई और इस लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। ना जाने इतने सारे रिश्ते में इसे यही क्यों पसंद आई। इन फटीचरों के पास देने को तो कुछ नहीं है और ऊपर से यहाँ से भर भर कर लेकर जाती है। कविता ने अपनी सास को रोते हुए देखा, बोली, मम्मी जी, मैं क्या लेकर जाती हूँ? आपने मुझे क्या ले जाते हुए देखा है? और मेरे मायके वालों की बेइज्जती करना बंद करिए। मैं राम बहादुर से कुछ नहीं कहती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रहूँगी। अब बहुत हो गया, आप बार बार मेरे मायके वालों का तिरस्कार करती रहती हैं। शिवांगी ने हंसते हुए कहा और बोली, तो कौन सा तेरे मायके वाले बैठकर सुन रहे हैं कि हम तुम्हारा उनका तिरस्कार कर रहे हैं, और उन्हें पता तो नहीं चलेगा ना। जब तू उन्हें बताएगी, मुझे नहीं लगता तेरे संस्कार ऐसे हैं कि तू यहाँ की बात वहाँ बताएगी। कविता ने ननद शिवांगी की तरफ देखा और बोली, चलो, भगवान का शुक्र है आपको मेरे संस्कारों पर तो विश्वास है। शिवांगी ने गुस्सा करते हुए कविता की तरफ देखा और कहा, संस्कार वंस्कार कुछ नहीं है इसके अंदर, मगर संस्कार होते तो यह मम्मी का कहना नहीं टालती और अपने मायके रक्षाबंधन पर नहीं जाती। लेकिन नहीं, यह तो जिद पर अड़ी हुई है, इसे अपने मायके जाना है, क्योंकि मायके की नाक ऊंची करने के लिए वहाँ से खरीद कर जो लाएगी मेरे भाई के पैसों से। कविता गुस्से से थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें जो समझना है समझो। अगर मेरे भाई के पास देने के लिए 1 रुपया होगा तो मैं 1 रुपया लेकर आऊँगी, अगर ज़्यादा होगा तो देने के लिए तो मैं ज़्यादा लेकर आऊँगी। मेरा मायका जो है सबके सामने है। शिवांगी ने कविता के दोनों हाथ पकड़ पीछे करते हुए कहा, तेरी बहुत जबान चल रही है, आज तुझे बताती हूँ। वीरांगना ने कविता का मुंह पकड़ा और जोर से भींच दिया और बोली, तेरे मायके में 2 वक्त की रोटी खाने को तो लाले पड़े हैं। कविता बोली, खाने के लाले पड़े रहते हैं तो तुम्हारे से मांगने नहीं आती, ईमानदारी और मेहनत का खाते हैं। और फिर शिवांगी ने अपनी भाभी को अपने पैर से उसके पैर पर मारते हुए उसे धक्का दिया और कहा, दूसरी बार धक्का देने वाले थे। कविता बोली, तुम लोग मेरे से चाहते क्या हो? मेरे से? बैजयंती जी गुस्से से आंखें निकालते हुए बोली, शिवांगी, मार मुंह पर, इसकी एक सारी अकड़ बाहर आ जाएगी। कविता भागकर रसोई में गई और लाठी उठाकर बोली, हाथ लगाकर दिखाओ, जिसके बाप में दम आज मुझे हाथ लगाकर दिखाए। पिछले 1 साल से तुम सबकी अत्याचार में बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। और कविता जोर से चीख कर कहा, जिसके पास दम है वह आगे आए, जिसने अपनी माँ का दूध पी रखा है मुझे हाथ लगाकर दिखाए। अब कविता का रौद्र रूप देखकर बैजयंती जी शिवांगी दोनों डर गई थी। अरे गरीब घर से हूँ तो क्या हुआ, इज्जत मान सम्मान से तो भी रहती हूँ ना। अगर वीरांगना घर की बड़ी बहू है तो मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ। बैजयंती जी ने कविता की तरफ देखकर कहा, अरे इस पर तो चंडी चढ़ गई है, कोई राम बहादुर को फोन करे, पागल हो गई है, इसके मायके छोड़कर आएगा। कविता ने चिल्लाकर कहा, क्यों, मेरे मायके क्यों छोड़कर आएगा? और तभी राम बहादुर अंदर आया और बोला, यह क्या हो रहा है, कैसा हंगामा हो रहा है? माँ, आप लोगों की आवाज़ बाहर तक जा रही है। बैजयंती जी रोते हुए बोली, बेटा जरा देख, लाठी लेकर खड़ी है और कह रही है हम सबको मार देगी। कविता ने रोते हुए कहा, बुढ़िया झूठ मत बोल,
कितना झूठ बोलती है तू। और फिर कविता ने राम बहादुर को पूरी बात बताई। राम बहादुर ने सबकी तरफ देखा और कविता का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और बोला, मैं तुम सबसे कह रहा था मेरे पीछे से इसे कुछ मत कहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और वाकई अच्छा नहीं होगा। आप लोगों ने इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? इसकी क्या गलती है, मुझे बता दो। नहीं, यही कि गरीब परिवार से है। मैंने ही गरीब परिवार की लड़की ढूंढी थी। आई तो है बड़े घर और अमीर परिवार से। देखो जरा वीरांगना भाभी को, इनको घर के कामों में हाथ नहीं लगाना होता। 24 घंटे अपने मायके में बात करती रहती हैं। कभी आपने इनसे कहा कि मायके में क्यों बात करती हैं? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मायके से त्योहार भर भर के सामान आता है। अगर यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो कहती हैं बाहर से ऑर्डर कर लो। कभी घर में कुछ बनाकर किसी को दिया है? तभी बैजंती जी बोली, क्यों बनाएगी, वह अमीर बाप की बेटी है। राम बहादुर ने अपनी माँ की तरफ देखा और हाथ जोड़ते हुए बोला, बस इसलिए मुझे गरीब परिवार की लड़की चाहिए थी, जिससे कि वह आएगी, घर पर सभी सदस्यों का मान सम्मान दे सके, घर के बड़ों की इज्जत दे। लेकिन आप लोगों को इज्जत रास नहीं आती, तो ठीक है, अब वही होगा जो कविता कहेगी। राम बहादुर ने कविता से पूछा, बताओ कविता, तुम क्या चाहती हो? और कविता ने कुछ नहीं कहा, रोती रही। बैजंती जी बोली, क्या कहेगी? कुछ बोलने के लिए इसके पास, और इसे पता है इसके माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ शान शौकत वाली जिंदगी छोड़कर थोड़ी न चली जाएगी। कविता बोली, हाँ नहीं, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं, मेरे माँ बाप का दिल बहुत बड़ा। अगर मुझ जैसी 36 लड़कियाँ उनके घर पहुँच जाए तो उनको भी बिठाकर खिला सकते हैं, लेकिन मैं अपने बाप के घर में क्यों जाऊँ जब मेरा पति अच्छा और मेरा पति कमाता है। कविता ने राम बहादुर की तरफ देखा और राम बहादुर से बोली, क्या राम बहादुर, हम दोनों कहीं अलग नहीं रह सकते, जहां हम दोनों को एक दूसरे को मान सम्मान दें? राम बहादुर ने कविता की तरफ देखा और बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल हम दोनों अलग रह सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक आशियाना अलग से बनाऊंगा, जहाँ की दीवारों पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। कविता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे किसी दीवार पर अपना हक नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे हक का मान और सम्मान चाहिए। मुझे वही दे दो तो वही काफ़ी है। बैजंती जी ने कहा, घर तोड़ने वाली बात छोटे घर की औरतें करती हैं। राम बहादुर हाथ का इशारा करते हुए बोला, बस मम्मी, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। और फिर राम बहादुर कविता को लेकर अपने कमरे पर चला गया। थोड़ी देर बाद शेर बहादुर बाहर से आया और घर की हालत देखते हुए बोला, घर का यह सब क्या हाल हो गया है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। तभी वीरांगना ने शेर बहादुर को सारी बातें बताई। सारी बात सुनने के बाद शेर बहादुर बोला, राम बहादुर कहाँ हो? और फिर हाथ से मोबाइल लिए राम बहादुर अपने कमरे से बाहर आया। हाँ भैया, शेर बहादुर चिल्लाते हुए, राम बहादुर, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? तूने मम्मी से किस तरीके से बात की? देख, उनका रो रो के बुरा हाल है। राम बहादुर ने अपने भाई की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जरा कविता को देखिए क्या हाल किया। इन लोगों ने उसके दोनों हाथों की चूड़ियाँ टूटी हुई है, कलाई से ब्लड निकल रहा था। मैंने इसको पट्टी की। रोज इसको एक ही बात कही जाती है कि वह एक गरीब परिवार से है और उसे कोई ना मान सम्मान देता है। और 1 साल से मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन मैं चुप था, कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं आज बोला क्योंकि मुझे पता चला, जब कुछ दिन पहले मोहल्ले में तीज का फंक्शन हुआ था तो वहाँ पर भी कविता को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी। मम्मी और भाभी कविता को लेकर उसे फंक्शन में नहीं ले गई थी। फिर शकुंतला आंटी की बहू ने, सौम्या और रूही भाभी इसको लेने आई हैं और यहाँ से लेकर गई हैं। यहाँ आने के बाद से मुझे मोहल्ले से ही पता चला है कि तीज के फंक्शन के बाद हमारे घर से बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। मुझे यह पता
चला। कविता ने इन सबका क्या बिगाड़ा है? अगर आप सबको लगता है यह गरीब परिवार से है, हमें इसको इज्जत नहीं देनी चाहिए, ना सम्मान देना चाहिए, तो ठीक है। जब इस घर में इसे बहू का दर्जा मिल ही नहीं सकता तो यह बस घर में रहेगी क्यों? मैंने अपने लिए किराए पर मकान देख लिया है, हम वहीं पर रहेंगे। और फिर राम बहादुर ने जाकर अपना कमरा बंद कर लिया। पूरा परिवार राम बहादुर को देखता रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राम बहादुर ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि आज तक कभी उसने अपना गुस्सा दिखाया ही नहीं था। बैजंती जी अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है, जादूगरनी आई है, ना जाने क्या खिला दिया मेरे बेटे को। और भी बहुत कुछ बोलने लगी। तभी वीरांगना ने उनसे कहा, मम्मी आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हूँ ना, आपके पास में रहूँगी, उसे जाने दो। तो जाती है तो जाने दो। फिर कविता की ननद आई और बोली, मम्मी इतना सारा काम अकेले संभालती है, ये सब काम कौन करेगा? दोनों बड़ी बहू और ननद हाथ पे हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, हम नौकरानी को रख लेंगे। तभी राम बहादुर अपने कमरे से आया और बोला, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कविता का दर्जा इस घर में बस एक नौकरानी का है। बैजंती जी ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोली, बेटा तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को छोड़कर मत जा, तुझे मेरे प्यार का वास्ता। राम बहादुर ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और बोला, मम्मी यह सब ड्रामा बंद करो, मुझे सब पता है। अभी मैं यहाँ रुक जाऊँगा, फिर आप कल उसे ताना दोगी, इसलिए हम घर नहीं रहेंगे। वीरांगना अपनी सासू माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए, मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं हूँ, या जा रही तो जाने दीजिए, क्यों उनके पीछे पड़ी हो, एनर्जी वेस्ट कर रही हो। उसके बाद से अब घर में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि राम बहादुर को कैसे रोका जाए, क्योंकि सबको पता था कि अगर राम बहादुर घर छोड़ने को कह रहा है तो वह जरूर छोड़ेगा। वह जो चाहता है उसे करके रहता है। और 2 दिन बाद राम बहादुर कविता को लेकर अपना सामान लेकर जब जाने लगा तो बैजंती जी उसके आगे खड़ी हो गई। बोली, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू ऐसे नहीं जाएगा। राम बहादुर ने कहा, मम्मी प्लीज नाटक मत करो, मुझे भी पता है यह सब क्या हाल चल रहा है। आपको बस इस घर में नौकरानी चाहिए और अपने बेटा बहू आपको चाहिए ही नहीं। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं होगी मैं वहाँ नहीं रहूँगा। शेर बहादुर राम बहादुर के सामने खड़े होते हुए कहा, और माँ कुछ नहीं, जिसने इतने साल तुझे पाला है। राम बहादुर आंखें झुका लिया, मैंने कब मना किया? जब मम्मी को मेरी इज्जत जब ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, पैसे से शरीर से जैसे ही ज़रूरत होगी मैं पूरा करूँगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस घर में नहीं देखना चाहता। और राम बहादुर ने कविता का हाथ पकड़ा और दोनों घर से बाहर चले गए। बाकी घर वाले बस देखते रह गए। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा सच में होगा। कविता अपने माँ बाप की बेइज्जती होते नहीं देखना चाहती, इसलिए कविता ने राम बहादुर के फैसले में उसका साथ दिया और दोनों घर से करीब 1 घंटे की दूरी पर रहने लगे। और तीज त्योहार पर घर सबसे मिलने आते जाते, लेकिन जब भी कविता अपने ससुराल में चाहे थोड़ी ही देर के लिए आए, घर का पूरा काम वही करती थी और इसलिए राम बहादुर कम ही उसे अपने घर लेकर आता था। राम बहादुर और कविता अपने एक कमरे के घर में बहुत हंसी खुशी से रहने लगे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या राम बहादुर ने सही किया या गलत, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।